everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नई वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी की जिसका वेट मध्य प्रदेश की बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो काफी समय से कर रही थी। तो जैसे कि आपने देखा MPESB ने रिसेंटली आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक बाल विकास महिला पर्यवेक्षक जो है उनका रिजल्ट घोषित किया है और उसके तुरंत बाद ही ये रिक्रूटमेंट नोटिस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से आया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लेटेस्ट न्यूज में देख पा रहे हैं, वी आर एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एप्लीकेशन फॉर द वैकेंट पोस्ट ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर एंड आंगनबाड़ी हेल्पर। ओके, सो इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे इट विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर पोर्टल जिसका नाम है चयन पोर्टल। यहाँ पे आपको दिखना है एम्स के लिए दिख रहा है, WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिख रहा है और जल निगम के लिए दिख रहा है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको दिखेगा दो ऑप्शंस है। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद की भर्ती प्रक्रिया। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको वापस से ये इस पर्टिकुलर पेज पर लैंड करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट कब है। तो सबसे पहले वो देख लीजिए, 20 जून 2025 जो थी उसकी स्टार्ट डेट थी और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 4 जुलाई। ओके, ऑलराइट, तो अभी आप देख रहे हैं एक्शन में अप्लाई लिंक जो है वो एक्टिव है। ठीक है, ऑलराइट, अगर आप रिसीप्ट के बारे में बात करते हैं तो वो भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जो एप्लीकेशन है वो फिल कर दी है, राइट, बट वो अनपेड है तो यहाँ पे आप डेफिनेटली उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं और कितने लोग अभी तक अप्लाई कर चुके हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा ICDS की जो रिजल्ट आया है, अनाउंस किया गया, उसमें कई सारे लोग जो हैं वो ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इसमें मार्क्स जो है वो घोषित नहीं किए गए। हालांकि आप देखें तो एप्लीकेशन नंबर जो कैंडिडेट्स हैं उनका मेंशन किया गया है, आप उन पर्टिकुलर एप्लीकेशन नंबर से डेफिनेटली उनके मार्क्स जो है वो फाइनल लिस्ट में देख सकते हैं, राइट। ठीक इसी प्रकार आप अगर हम इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो आप देखिए पारदर्शिता का ध्यान दिया गया है। आवेदन संख्या खोजें, आप देख सकते हैं एज सून एज यू क्लिक इन देयर यू विल गेट टू नो कि कितने लोग अभी तक अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो हमारा जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ये रूल बुक। तो जैसे ही हम इसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये रूल बुक है। ऑलराइट, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो किन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है वो लिखा हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, अब हम यहाँ पे चलते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के नियुक्ति निर्देश। ओके, ऑलराइट, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उस योजना का जिक्र किया गया है जिसके अंतर्गत ये जो वैकेंसी है उसको रिलीज किया गया है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा एक आंगनबाड़ी सहायिका का मानसेवी पद प्रावधानिक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जाती हैं। ये थोड़ा एस्पेक्ट आपको बता दिया गया कि जो ये पद है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं कि एज के बारे में। सबसे पहले ये बात कराए कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो उसको प्लीज ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, ओके, एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 to 35, इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है जो आप देख लीजिए, हम पढ़ते हैं इस डॉक्यूमेंट से ही। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का जिस कैलेंडर वर्ष में चयन किया जाना हो उस कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को आवेदिका की जो आयु है वो 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपकी जो ज्वाइनिंग है या जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2025 में किया जाना है तो बस 1 जनवरी 25 को आपकी जो एज है वो 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। अगर ऐसा है तो अगर आप 1 जनवरी 25 को 35 से ऊपर है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। ठीक है, ऑलराइट, अभी देखिए यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र है यानी आपका जो डोमिसाइल है, देखिए यहाँ पे ग्राम या नगरीय, अर्बन या रूरल क्षेत्र के वार्ड में स्थायी निवासी के प्रमाण के लिए आपके पास या तो राशन कार्ड होना चाहिए या कोई पात्रता पर्ची होनी चाहिए या संबंधित ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची होनी चाहिए या BPL सूची में महिला का नाम दर्ज होना चाहिए अथवा अविवाहित महिला होने पर उसके पिता या माता का नाम तथा विवाहित महिला होने पर उसके पति
का नाम दर्ज होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसमें से कुछ भी आपके पास नहीं है तो आपके पास तहसीलदार या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व या नायब तहसीलदार द्वारा जो स्थानीय निवास के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं वो होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अभी यहाँ देखिए अनिवार्य योग्यताएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हमने एज तो देख लिया, 18 to 35 का एज लिमिट है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अनिवार्य योग्यताएं जो है वो कितनी है। तो याद रखिए जो न्यूनतम यानी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 10+2, ओके, दैट इज आप 12th पास होने चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखिए यदि आप कोई ऐसी महिला है जिन्होंने बहुत वर्ष पहले ही अपनी जो 12th है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद किन्हीं कारणों से आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और अब आप सर्विस में आना चाहती हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, प्लीज इसे अप्लाई कीजिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन या चयन इसमें हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा याद रखिए उच्च शैक्षणिक योग्यता, ओके, मतलब अगर हम अपर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, मिनिमम ये है, ठीक है, मैक्सिमम इज आपका स्नातक, ओके, ग्रेजुएट है अगर आप तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है अगर आपके पास तो बेसिक आपको 12th चाहिए, ठीक है, बट अगर हम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट चाहिए तो यहाँ पे ग्रेजुएशन है, ओके। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं उच्च शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची की स्व सत्यापित प्रति यानी सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपी है उसे आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा, तभी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा उच्च शैक्षणिक योग्यता पर प्रावधानित अंकों का लाभ मिल सकेगा, अन्यथा शैक्षणिक योग्यता हेतु निर्धारित अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद के अभ्यर्थी को शासकीय कर्मचारी, अधिकारी या जनप्रतिनिधि होने के संबंध में, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए कि यदि आप सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या पंचायती राज संस्था या नगरीय निकाय के निर्वाचित अथवा मनोनीत सदस्य हैं, ओके, ऑलराइट, एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर अगर आपका चयन होता है तो नवीन चयनित पद पर उपस्थित होने के पूर्व के पद से आपको त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। यानी अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, ठीक है, या आप किसी पंचायती राज संस्था में या नगरीय निकाय में निर्वाचित हैं या मनोनीत सदस्य हैं और आपका चयन हो जाता है तो फिर आपको त्यागपत्र अनिवार्य रूप से देना होगा इस पद स्थापना के पूर्व, ठीक है। ऑलराइट, दूसरी बात यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका स्थानीय निकाय अन्य जनप्रतिनिधि के चुनाव में भाग लेती हैं तो उसे नामांकन भरने के पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिका पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और फ्यूचर में आप जनप्रतिनिधि बनने की इच्छुक हैं तो आपको इस पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले जनप्रतिनिधि समिति के सदस्य के सगे संबंधी द्वारा यदि नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाता है तो संबंधित समिति के सदस्य को उक्त चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा। सगे संबंधियों में आपका जो रिलेशन है, अगर आपके मदर या आपके फादर या आपके कोई भी भाई बहन, आपका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन में अगर कोई चयन समिति का हिस्सा होगा तो उसे पूरी चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा, ओके। ऑलराइट, इसके अलावा भी क्या लिखा है, राजनीतिक पार्टियों के किसी भी पद पर पदस्थ रहते हुए आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी पद पर पदस्थ है किसी भी राजनीतिक दल में, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये बातें हमको समझ में आ गई, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से हम योग्यता सूची किस प्रकार तैयार होगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी लिस्ट जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अधिकतम कितने अंक निर्धारित किए गए, 100, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स, ठीक है। अगर आप बीपीएल लाइन में आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं तो मिल जाएंगे आपको 5 मार्क्स। यदि आप विधवा हैं या परित्यक्ता हैं या तलाकशुदा हैं तो भी आपको मिल जाएंगे 5 नंबर, ठीक है। ऑलराइट, या तो आप आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका रह चुकी हैं या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा या उषा कार्यकर्ता रह चुकी हैं या किसी अन्य स्थान पर आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव है, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक नोट भी लिखा है कि अगर आप पूर्व में आंगनवाड़ी में किसी भी पद पे काम कर रहे थे, आपके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके विरुद्ध कोई शिकायत थी और उस वजह से आपको त्यागपत्र देना पड़ा है तो आपको ये मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बात कर लेते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। हायर सेकेंडरी जैसे कि हम बात कर चुके हैं 12, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपका ग्रेजुएशन हो सकता है। तो अगर आपके पास 12 है, 12
आप 12th हैं, ठीक है, तो देखिए क्या विवरण होने वाला है। अगर आपको 40% तक अंक मिले हैं, यानी आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 40 है, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बात, यहाँ पे ही ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपके परसेंटेज 40 है तो 40% में आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, 40% पर आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा 40% से अधिक, यानी मोर देन 40% अगर आपका होगा, 40% से आप प्लस हैं या ज्यादा है 40% से, ठीक है, ऑलराइट, तो आपको प्रत्येक 2% पर एक अंक। इसका मतलब क्या हुआ मैम, जरा समझाइए। अगर हमारे पास 40% है, अगर आपकी कितने परसेंटेज है, मान लीजिए 50, तो 40 तक तो आपको कितने मिल गए? 25, वो तो फिक्स्ड है। लेकिन 50 कितना हुआ? 50 हो गया 40 प्लस 10, ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए दो अंकों में आपको 1%, 2% में आपको एक अंक मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ 10% है, अगर आप 10/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, है ना। और आपको मानिए कि 1% पे, 2% पे आपको एक नंबर, तो यहाँ पे देखिए 5 × 2 10 होता है ना, इसका मतलब यहाँ पे आपको 5 नंबर और मिल जाएंगे, 2% पर एक अंक। समझ गए आप, ठीक है, ऑलराइट। अभी देखिए, और अगर आप इसके अलावा जो भी आप अगर स्नातक भी हैं तो आपको उसके 10 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ये बात याद रखिए। बोनस अंक कब मिलेंगे? यदि आप पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रह चुकी हैं, सहायिका का आपने काम किया है, या आंगनबाड़ी सहायिका की सेवा काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर मृतक कार्यकर्ता सहायिका की बेटी यदि योग्यता रखती है तो वह संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की परित्यक्ता बेटी जो है वो भी अप्लाई कर सकती है, तो उनको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और इस प्रकार हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स मैक्सिमम, ठीक है। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, अभी हमने जो बात की थी वो कार्यकर्ता की बात थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिए, है ना। अब अगर हम बात करते हैं सहायिका की नियुक्ति के लिए, तो उसका भी विवरण हम जान लेते हैं। तो अगर आप अनुसूचित सूचित जाति जनजाति से हैं, 5 नंबर मिलेंगे। बीपीएल में है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता है तो 5 नंबर मिल जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता अगर आपकी हायर सेकेंडरी है, वही वाला कंसेप्ट है, ठीक है। 40% तक 35 नंबर, अगर आपके 40% हैं तो आपको 35 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और 40% से अगर आपके ज्यादा नंबर हैं तो आपको प्रत्येक 2% पर एक अंक, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है, ऑलराइट। अगर आपके पास स्नातक है, ठीक है, या स्नातक से आप ऊपर भी हैं तो आपको 10 मार्क्स और मिल जाएंगे, ऑलराइट। अगर आपने पीजी किया है, और बोनस मार्क्स का कंडीशन वैसे ही है, तो आपको यहाँ पे 100 अंक मिल जाएंगे। समझ आया आप लोगों को? चलिए, अब यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है उन्होंने, विशेष टीप नियुक्ति चयन के लिए निर्धारित अंक हेतु विशेष ध्यान देने हेतु योग्य बिंदु। तो अनुसूचित जाति या जनजाति के आवेदिका को अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी अर्थात अनुभाग अधिकारी के से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर दिए जाएंगे। अन्य प्रदेश के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का लाभ प्रदेश में नियुक्ति हेतु नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर आप गरीबी रेखा में हैं तो आपको प्रॉपर एमपी का इशूड कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी और स्पेसिफिक जाति को बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के अंदर का ही होना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। यानी अगर आप एससी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपके पास मध्य प्रदेश के अंदर का ही जो कार्ड है, जाति कार्ड है, वो होना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। अभी देखिए, विधवा अभ्यर्थी हेतु पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। तलाकशुदा होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद तलाक की डिग्री या आदेश ही मान्य होगा। अगर आपके पास ये सब आदेश नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ऑलराइट। अभी देखिए, संबंधित शासकीय संस्था निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक, अपूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए कोई अंक, मतलब अगर आपने कहीं पर कार्य किया है जहां का भी अनुभव कंसिडर किया जा रहा है इसमें, तो याद रखिए कि अगर आपने 1 साल पूर्ण कार्य किया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अपूर्ण वर्ष में कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। अधिकतम 10 अंक आपको मिल सकते हैं 5 वर्ष के लिए, ओके, ऑलराइट। और 5 वर्ष से अधिक अनुभव के लिए अतिरिक्त अंक आपको नहीं मिलेंगे।
शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो याद रखिए कि अगर कहीं पर भी जो आपकी मार्कशीट है उसमें किसी प्रकार का संदेह होता है, ओके, तो उसमें विश्वविद्यालय से पुष्टि की जाएगी या संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कराई जाकर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, ऑलराइट, मतलब आपने जो आप मार्कशीट प्रेजेंट कर रहे हैं वो सही है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। ठीक है। अब देखिए, अगर आपने एक से अधिक स्नातक डिग्री किया या स्नातकोत्तर किया है तो उसको अलग से आपको अंक नहीं दिए जाएंगे, एक जो आपका डिग्री है उसके ही बेसिस पर दिया जाएगा। ठीक है। किसी ग्राम नगरीय वार्ड में एक पद रिक्त है तो चयन समिति द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रवार योग्यता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और ये मेरिट उस सूची उस आंगनवाड़ी केंद्र पर नियुक्ति के लिए जारी अंतिम सूची के दिनांक से 1 वर्ष तक वैध रहेगी। अगर आप इसमें ज्वाइन कर लेते हैं, ऑलराइट, तो आपका सिलेक्शन, अगर वेटिंग आप अगर यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि इस अवधि में यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त होता है तो संबंधित मेरिट सूची से ही मेरिट क्रम में पात्रता रखने वाली उम्मीदवार को कार्यकर्ता या सहायिका के पद पर नियुक्ति दे दी जाएगी। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़े। यदि किसी ग्राम नगरीय वार्ड में एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र है और वहां 1 वर्ष के अंदर किसी भी केंद्र में पद रिक्त होता है तो पूर्व से जारी मेरिट सूची से ही पद पूर्ति की कार्यवाही की जाए। 1 वर्ष के उपरांत ही नवीन नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा 2 से अधिक आवेदकों की मेरिट सूची में अंक समान होने पर अधिक आयु की महिला का चयन किया जाएगा। मतलब अगर आप 2 लोग हैं और एक ही नंबर आते हैं तो जिसकी आयु अधिक है उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है। हायर सेकेंडरी में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वास्तविक अंक दशमलव के बाद 2 अंकों तक की गणना की जाएगी। मतलब मान लीजिए कि आपको 86.878 आपका परसेंटेज है तो सिर्फ 2 अंकों तक की गणना की जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। अब अगर आपके जो मार्कशीट है उसमें अंक या ग्रेडिंग दोनों है तो जो अंकों की जो आपका रिजल्ट है उसको अंकों में, उसकी जो गणना है वो अंकों में की जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की सेवा में रहते हुए निर्धारित सेवा अवधि में आकस्मिक मृत्यु होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की अविवाहित विधवा परित्यक्ता बेटी जो नियत पद की निर्धारित योग्यता एवं मापदंडों को पूरा करती हो उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की पद पूर्ति में 10 अंक दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की मृत्यु उपरांत परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, मतलब अगर किसी की मृत्यु हो जाती है सेवा में रहते हुए तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती, लेकिन फिर भी 10 नंबर जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी इस भर्ती के से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा हम देख ही चुके हैं कि आपका जो लास्ट डेट है वो 4 जुलाई है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज हमसे जुड़िए, प्रो पीसीएस को फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही आगे और अपडेट्स के लिए। किसी भी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, आप एप्लीकेशन नहीं फिल कर पा रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, हमारी टीम कोशिश करेगी आपको जवाब जल्द से जल्द देने की। तो देखते रहिए प्रो पीसीएस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप हसलिंग।